क्या एनडीए के साथी भी अब मोदी से डरने लगे हैं? और क्या चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई में मोदी के अपने भी शामिल हो रहे हैं? आज हम आपको ऐसी सियासी चाल दिखाने वाले हैं जिसे अगर आप समझ गए तो आपको लगेगा असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। टीएमसी के साकेत गोखले का दावा है कि एनडीए की कई पार्टियों के सांसद चुपके चुपके विपक्ष को धन्यवाद दे रहे हैं। वजह क्या है? डर। डर इस बात का कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी भी तोड़ सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। इधर डेरेक ओब्रायन बताते हैं कि कैसे 300 सांसदों को कहा गया कि चलो तुम्हें चुनाव आयोग लेके जा रहे हैं, लेकिन पहुंचा दिया थाने। और वो बड़े बड़े मुद्दे जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बनने वाले थे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर एफआईआर, एसआईआर को रोकना, वोटर लिस्ट का पूरा डिजिटलीकरण और चुनाव आयोग को जानकारी न देना, क्योंकि वो बीजेपी के पास पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि एक संवैधानिक संस्था के लिए, लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले ही पुलिस ने ताला झड़ दिया। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। बड़ा सवाल यह है, क्या कोर्ट राहुल गांधी और विपक्ष के सबूतों को ध्यान में रखेगा? और अगर रखा तो क्या सरकार और चुनाव आयोग की वाट लग भी सकती है? तो क्या ये लड़ाई सिर्फ विपक्ष बनाम बीजेपी है, या फिर एनडीए के अंदर भी कोई खामोश बगावत शुरू हो चुकी है? असली खेल क्या है, आज सब खुलकर सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। और वो आज बताएंगे कि इसमें क्या खेल हो सकता है, कैसे एनडीए के खुद के दल जो है वो मोदी सरकार से, बीजेपी से डरे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद आज के सुनवाई में की जाए। आशुतोष सर, जी, सबसे पहले तो एनडीए के अंदर भी जो बगावत या हल्का हल्का जो विपक्ष से मिल रहे हैं कि आपको धन्यवाद देना, अच्छे काम कर रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? देखो अंकुर, ये बात तो मुझे लगता है काफी हद तक सही इसलिए भी है क्योंकि हाँ। जब एसआईआर का मामला शुरू हुआ था उस वक्त मेरी जनता दल यूनाइटेड के एक नेता से बात हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि आप तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं और बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जो चुनाव आयोग के सामने या उनके पक्ष में जो बात बोली जाती थी। तो उन्होंने कहा देखिए, आप मेरी मजबूरी को समझिए और मैं उस तरीके से खुल के बात नहीं करता, लेकिन हम लोगों को इस बारे में दिक्कत है, प्रॉब्लम है। और वो जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। लेकिन उस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया था या अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज से और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह है। दो जो एनडीए के नेताओं की बात आपने की है और जिसका जिक्र मैंने जनता दल यूनाइटेड के एक नेता के हवाले से किया है, उनके अंदर तो ये काफी ज्यादा है। तब मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप लोग इस बात का विरोध क्यों नहीं करते? बोले हमारी मजबूरी इसलिए क्योंकि हमें भी एनडीए में रहना है, हम अभी बीजेपी के साथ है, तो हम खुलकर उस तरीके से उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ठीक नहीं है और इस एक्सरसाइज में उनको इस बात का भी डर था कि उनके अपने वोटर भी कट सकते हैं और इससे उनको भी नुकसान हो सकता है। लेकिन उनका ये कहना था कि चूंकि उनकी पार्टी के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो पार्टी को चलाते हैं, वो फिलहाल अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहते जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका किसी तरीके का कोई मनमुटाव हो या एनडीए से अलग कोई राह बनाने की कोशिश की जाए। तो लिहाजा वो अभी भी पार्टी के साथ बने हुए हैं और पार्टी के साथ साथ वो टेलीविजन चैनल पर आके बड़ी मजबूती के साथ पार्टी को डिफेंड भी करते हैं। तो जिस ओर साकेत गोखले ने इशारा किया है, मुझे लगता है कि उनकी बातों में काफी दम है। और आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि किस तरीके से जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उसने इलेक्शन कमीशन के सामने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दिया था और रिप्रेजेंटेशन देकर लगभग वही बातें कही थी जो बात तमाम विपक्षी दल कह रहे थे। उन्होंने जो बिहार के अंदर जो एसआईआर हो रहा था उसकी टाइमिंग को लेकर गहरे सवाल खड़े किए थे, जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा था उसको लेकर गहरे सवाल खड़े किए थे और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। तो टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि टीडीपी टीडीपी। टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू जिसके नेता हैं, जो मुख्यमंत्री है वहां के, उनकी पार्टी ने तो बहुत स्पष्ट स्टैंड ले लिया था इस पूरे मसले के ऊपर और साफ स्टैंड उनका था, उसमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं था। कंफ्यूजन अभी जनता दल यूनाइटेड में है, कंफ्यूजन रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी में है और दो जो छोटी छोटी अलग पॉलिटिकल पार्टी जिनका पूरा अस्तित्व ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के ऊपर ऊपर खड़ा हुआ है। तो उन तमाम पार्टियों के अंदर भी इस बात को लेकर विचलन है, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं कि वो उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या खुलकर अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं। आपने कहा कि उनकी ये मजबूरियां हैं,
कब तक मजबूरियां रहेंगी, क्योंकि अब तो जो जब नतीजा आ ही जाएगा, जिससे कि उनको डाउट है कि हमारे खिलाफ भी हमारे वोटर्स हो सकते हैं, टीडीपी के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ, जो कि एक हिसाब से दूसरे टाइप के दल माने जाते थे धर्मनिरपेक्ष और बाकी चीजों की तरह, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है और हर चीज में लगभग समर्थन दे ही देते हैं। तो इनकी खुद की राजनीति नहीं खत्म हो जाएगी अगर ये लगातार साथ देते रहे ऐसे ही? तो कभी तो देखिए करना पड़ेगा कुछ। ये सब ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो बहुत दूर तक नहीं सोचती। उनको लगता है कि अभी हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से वो एमएलए का चुनाव जीत सकते हैं, एमपी का चुनाव जीत सकते हैं, और अगर वो बीजेपी के साथ बने रहे तो केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, राज्य के अंदर भी उनको फायदा हो सकता है, और एक तरीके का उनको सुरक्षा चक्र भी मिला रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो ये भी हो सकता है कि ईडी और सीबीआई को उनके उनके ऊपर लगा दिया जाए, फिर उनके जेल के चक्कर काटने पड़े या फिर मुकदमेबाजी झेलनी पड़े, बार बार इंट्रोगेशन हो। तो ये सारे डर उनके ऊपर हैं। लेकिन अंकुर, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस वक्त हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी शामिल थी, और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो मूलतः किसानों की पार्टी मानी जाती है, जो खास जाट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, और इस आंदोलन में जाटों का एक बड़ा तबका था जो उनके साथ जुड़ा हुआ था। उस वक्त दुष्यंत चौटाला की पार्टी में इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी और काफी असंतोष भी था कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जा रहे हैं, जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, जाट सड़कों पर उतरे हुए हैं, और उनमें करीब 500-700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। तो वैसे में आप क्यों उनके साथ गए? लेकिन दुष्यंत चौटाला अंत तक ये फैसला नहीं कर पाए, और उसके बाद का हश्र आपने देखा किस तरीके से दुष्यंत चौटाला की पार्टी लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई, और भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार हरियाणा के अंदर बना ली है। तो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनकी लंबी सोच नहीं होती, अगर दीर्घकालीन सोच नहीं होती है, तो फिर वो कुछ समय तक एक दिए की तरीके से टिमटिमाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे काफी रोशनी कर रहे हैं और काफी उनका भविष्य है। लेकिन जैसे ही उजाला हल्का सा दिखाई पड़ने लगता है तो वैसे ही वो दिया का टिमटिमाना भी बंद हो जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने आप में खत्म हो जाती है। तो दुष्यंत चौटाला का उदाहरण एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इस संदर्भ में, कि जब आप अपनी ही पार्टी की मूल विचारधारा से अलग या ऐसे मुद्दे पर जिस पे आपकी सहमति नहीं है, उसके बाद भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ या अपने बड़े सहयोगी दल के साथ खड़े रहते हैं तो अंततः आपका नुकसान होता है। जनता दल यूनाइटेड का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में बिहार में कमजोर स्थिति में है, और उसका जो वोट बेस है, जो दलितों में है, जो अति पिछड़े हैं उनमें है, और मुसलमानों का एक छोटा तबका भी उनके साथ वोट देता है। दरअसल ये वो 3 तबके हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान एसआईआर की वजह से होगा, क्योंकि ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, ये दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज 200-300 रुपए कमाते हैं, और इनके अपने घर भी बड़े मुश्किल से होते हैं, इनके तन पे कपड़े भी बड़े मुश्किल से होते हैं, और इनके पास कहाँ से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे? और अगर मान लीजिए इनका नाम अगर कट भी जाएगा तो ये कहाँ जाके आपत्ति दर्ज कराएंगे, किसके सामने आपत्ति दर्ज कराएंगे? तो एक जो उनका लोकतंत्र में बने रहने का एक बड़ा कारण होता है कि आप चुनाव के समय में जाके वोट करते हैं, वो अधिकार भी अगर आप उनसे छीन लेंगे तो उनके अंदर भी एक कहीं ना कहीं गुस्सा पनपेगा, फैलेगा, और लॉन्ग टर्म में उसका बहुत नुकसान जनता दल यूनाइटेड को होगा। लेकिन अभी उनको लगता है कि उनको बीजेपी के साथ रहने से फायदा है, या छोड़ने पर उनको नुकसान हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से लल्लन सिंह, जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी माने जाते थे, एक जमाने में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी थे, वो इस मजबूती के साथ वो केंद्र में मंत्री हैं, और ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो भाषा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलता हो। लगता ही नहीं कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता है। उनसे भी मजबूती से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मजबूरियां उनकी होती हैं, और सोच का अभाव है। उनको लगता है कि अब केंद्रीय मंत्री बन गए तो हमने अपने जीवन की तमाम महत्वाकांक्षाएं पूरी कर ली, अब इसके बाद क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते हैं। तो उसके बाद और भी बहुत सारे लाभ भी होते हैं इन सब चीज़ों के। जब आप मंत्री होते हैं तो आप खूब पैसा भी बनाते हैं, खूब प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं, अपना अपना धंधा भी चमका लेते हैं, और आपका एक रुआब भी हो जाता है। लेकिन ये सब बहुत छोटे समय के लिए होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो साकेत गोखले कह रहे हैं उनकी बातों में काफी दम है, और कई बार ऐसा भी हुआ, मेरे दूसरे मित्रों ने भी मुझे बताया है कि जब वो संसद के अंदर बहुत जोरदार भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, तो लोग आके, बीजेपी के लोग चुपके से उनको बधाई भी देते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं बहुत अच्छा कि आपने सरकार को ठुक दिया। ये सब पर्दे के पीछे तो हो रहा है। अब ये तो रही एनडीए में हल्की खुसफुसाहट की, हल्की सी बगावत तो नहीं लेकिन दरार की। अब बात करते हैं कि डेरेक ओब्रायन ने जो बात कही कि हम क्या क्या करने जा रहे थे। राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर की बात करते, 4 मुद्दे थे उनके, एसआईआर को रोकने की बात करते, BLA 2 की जो डिटेल्स हैं, जो कि प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट उनके सब होते हैं, वो चुनाव आयोग को ना दें क्योंकि वो बीजेपी के पास
चले जाते हैं। एक तो बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग सीधे बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है, काम डिजिटलीकरण करने की बात, प्रोफाइल, ये सब थे। आपको लगता है कि इसी कारण बस केबल मिलने ही नहीं जाने दिया कि पहले ही रोक लो इनको? इसके बाद एक सवाल और, अब इस शो को खत्म करेंगे। नहीं, देखिए ये कारण नहीं हो सकता। देखिए मुझे लगता है कि जो इस वक्त चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं वो दरअसल केंद्र सरकार के इशारों पर काम करते हैं। अन्यथा अगर विपक्ष के नेता 300 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर जाके मिलना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से तो उनको मिलना चाहिए। उनका ये तर्क मेरे गले नहीं उतरता कि वहां तो बैठने की जगह नहीं है 300 लोगों के। बिल्कुल बात आपकी सही हो सकती है। कमीशन कवर किया इसलिए मैं जानता हूँ वाकई में वहाँ बहुत ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन उनका जो प्रांगण है उस प्रांगण में तंबू तो लगा ही सकते थे, वहाँ 300 लोग आ सकते थे। या आप ये भी कह देते कि ठीक है हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन कल परसों आप लोग आ जाइएगा, हम एक बड़े ऑडिटोरियम बुक कर देंगे, उस ऑडिटोरियम में आप 300 क्या बल्कि 500 सांसद आ जाइए, वहां बैठ के बातचीत कर लेंगे। ये भी एक तरीका होता है बातचीत करने का। और चलिए अगर मान लीजिए कि उनको इसमें भी तकलीफ हो रही थी तो इतना तो कह सकते थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ही हम लोगों के बड़े सम्मानित हैं और हम चूंकि वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, इसलिए हम उनका पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। वो क्यों कष्ट करते आने के लिए, हम खुद उनके पास चले आते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम तीनों लोग आपके पास आते हैं और आप बताइए क्या आपकी शिकायत है। और अगर सड़क पे बैठ के बात करनी हो तो सड़क पे बैठ के बात कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। भाई बातचीत ही तो करनी है। और अगर उनकी शिकायत ही सुननी है तो कहीं भी आप शिकायत सुन सकते हैं। आप रामलीला मैदान में शिकायत सुन सकते हैं, आप किसी स्टेडियम में शिकायत सुन सकते हैं, आप किसी ऑडिटोरियम में शिकायत सुन सकते हैं। लेकिन उनको बाहर निकलते ही जिस तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उनको हिरासत में लेने की कोशिश की, ये दर्शाता है कि दरअसल चुनाव आयोग की मंशा उनसे मिलने की थी ही नहीं और ना ही उनके मन में सांसदों के प्रति किसी तरीके का कोई सम्मान है। ये तभी संभव है जब चुनाव आयोग को सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का समर्थन हो और बहुत मजबूत समर्थन, तभी यह संभव है। आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगभग शुरू हो गई है या होने वाली होगी, उस पर आपको क्या उम्मीद है कि किस प्रकार की आज एसआईआर पर सुनवाई होगी? कुछ हल्की, देखिए ये कुछ अंकुर, सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगा, क्या सुनवाई नहीं करेगा, क्या फैसले करेगा, क्या फैसले नहीं करेगा, मुझे लगता है कि इस पे हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। या वहां अगर कोई जो भी कार्रवाई होती है उसके आधार पर ही, क्योंकि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए पत्रकार को आके सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है क्या करता है। जांच एजेंसीज की बात अलग होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक न्याय का मंदिर है और उसका अपना काम है, उसको अपना काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट आज अपना काम करेगा, किस प्रकार से अपना काम करता है उस पर हमारी नजर रहेगी। और जैसे ही कुछ आदेश या कुछ बात कहते हैं हम आपके सामने तुरंत ही लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपने सत्य हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.